हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, ये है हमारा इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सेकंड पार्ट। इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सेकंड पार्ट। और इसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने बचे हुए टॉपिक्स को, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इन्हीं सारी बातों पे हम लोग यहाँ पे आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सो अपने पेन को और पेपर को लेकर बैठ जाओ, मतलब अपने पेन और नोटबुक को लेकर बैठ जाओ, सो दैट जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊं तुम्हारे वो मिस ना हो। स्टार्ट करेंगे विद बेसिक्स कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे वैसे लोग जो कि काम करना चाह रहे हैं और उनको काम मिल रहा है। दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मतलब कहीं ना कहीं ये तुम इसे जस्ट उम्मीद ही कर सकते हो, ऐसा सपना देख सकते हो कि यहाँ पे सारे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, जिसको ये लग रहा है कि यार मुझे जॉब मिल जाता, काश उनको जॉब मिल जा रहा है। दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे एक्चुअली गेट इट वर्क, गेट दोज वर्क बेसिकली। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है। आसान भाषा में अगर कहें तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे फर्स्ट इसमें आता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे हो रही है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेकिन आगे अगर देखिए थोड़ी बहुत और जानकारी ले तो यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हो रहे हो किसी प्रोसेस की वजह से। देखो एक और है यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मैं अलग से समझा देता हूं इसे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले फ्रिक्शनल की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अकर कर रहा हो व्हेन ए पर्सन इज इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। मान लो तुम हो ये, ठीक है, मान लो, जस्ट मान लो मिस्टर रोहित, तुमने एक जॉब जॉब क्विट कर दिया, ठीक है। तुम मान लो तुम काम कर रहे थे पहले ओला में। ओला, मैं जस्ट ये नहीं बोल रहा तुम कैब ड्राइवर थे या फिर कोई और पोजीशन में, तुम बोल रहा हूँ ओला में काम कर रहे थे और इसके बाद तुम जॉब स्विच करना चाह रहे हो, तुम यहाँ पे रैपिडो में शिफ्ट करना चाह रहे हो, तुम रैपिडो में शिफ्ट कर जा रहे हो कि मेरा या जब मुझे रैपिडो मिलेगा तो मैं रैपिडो में जाना चाहूँगा। कुछ तुम्हारे पर्सनल रीजन हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस में अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने ओला में जॉब क्विट करा, तुम्हें रैपिडो से तुरंत जॉब मिल गया। तो इस प्रोसेस के दौरान, शिफ्टिंग प्रोसेस के दौरान तुम जितने दिन अनएम्प्लॉयड बैठे, जितने दिन तुम्हें काम नहीं मिला, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग नाम देते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक बंदा किसी एक जॉब से दूसरे जॉब में मूव कर रहा होता है तो उस प्रोसेस के दौरान वो जब अनएम्प्लॉयड बैठा होता है उसे हम लोग नाम देते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये होता है कहीं ना कहीं स्किल्स के मिसमैच की वजह से। हो सकता है कि तुम जो चीज, जो तुम्हारी जो कंपनी है जो स्किल ढूंढ रही है, जो स्किल ढूंढ रही है वो स्किल तुम्हारे अंदर ना हो, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से वो स्किल तुम्हारे अंदर नहीं है, वो कंप्यूटर से ही वो काम कर ले रहे हैं। तो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। तो ये समझ पा रहे होगे कि फ्रिक्शनल क्या है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो दो हो गए यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे आ जाता है, देख लो यहाँ पे बोला भी गया है टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। When people are ready to work at prevailing wage rate in the market but do not find a job, वो काम तो करना चाह रहे हैं यार, जो भी प्राइस रेंज में उनको जॉब मिल रहा है, कि चलो यार 10,000 के लायक तो हूं नहीं या 15,000 के लायक तो हूं नहीं, चलो मिल जा रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन वो भी जॉब यार उन्हें नहीं मिल रहा है। दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। समझ पा रहे हो बातों को? बेसिक है चीजें। चलो अब यहाँ पे है, आ जाता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड देखेंगे, फिर एक्सेस डिमांड देखेंगे, सारी बातें यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो स्टेट इन विच एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। तो डिमांड कम हो रहा है, क्या बोला मैंने? डिमांड नहीं भाई साहब, डिमांड नहीं बोला मैंने, एग्रीगेट डिमांड बोला। सारे जो डिमांड है वो कम हो रहे हैं किसके कंपैरिजन में? एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में। एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो दैट इज एग्रीगेट डिमांड, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। तो हमारा डिमांड कम है, सप्लाई जाता है। तो थोड़ा सा ग्राफ को अगर मैं जूम करूं, या फिर रुक जाओ,
हाँ, ग्राफ को जूम करता हूं मैं यहाँ पे। चलो, ब्लरी इमेज है, लेकिन मैं इसके लिए सॉल्यूशन अभी लेता हूं। चलो देखना यार, ये जो तुम 45 डिग्री लाइन देख रहे हो जिसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैंने अभी फिलहाल ड्रॉ किया, ये कौन सा हमारा होगा 45 डिग्री? सर ये तो आप एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हो, आपने बताया था। एक मिनट, ये क्या हो जा रहा है भाई साहब? चलो एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डेफिशिएंट डिमांड की। तो यहाँ पे कर्व तुम समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ दोबारा से, कुछ एरर आ गई थी जिसकी वजह से ये हमें क्विट करना पड़ा। तो यहाँ पे देखना ज़रा, अगर मैं तुम्हें क्लियरली समझाऊं, जस्ट एक मिनट भाई, देखना ज़रा। ये देखो, ये जो ब्लू लाइन तुम देख पा रहे होगे, मैंने जहाँ एनोटेट कर रहा हूँ, ये 45 डिग्री लाइन, इट मीन्स एएस लाइन है हमारा। यहाँ पे मैं तुम्हें एडी कर्व दिखाता हूँ सबसे पहले। ये जो देख रहे हो एडी, ये हो गया, और ये AD1 है, और इस पॉइंट, अब बेसिकली कर्व तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अब मैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे अगर, तो एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को रखा गया है, और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को रखा गया है। ये जो पॉइंट तुम देख पा रहे होगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, जहाँ पे एएस कर्व मीट कर रहा है हमारे एग्रीगेट डिमांड को। और ये पॉइंट जो देख रहे हो, जो गैप अराइज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। इसको अगर थोड़ा सा और मैं तुम्हें समझाऊं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे रखा है, अ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। 45 डिग्री लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? एएस कर्व को। पॉइंट ई को फुल एम्प्लॉयमेंट माना जा रहा है, क्योंकि यहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। किस पॉइंट की बेसिकली बात हुई यहां पे, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं जरा, तो बात यहां पे हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पॉइंट ये हो गया, ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारा एडी कर्व जो है वो डाउनवर्ड चला गया। क्या डिक्रीज हुआ हमारा यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कमी आने से हमारा ये जो एडी कर्व है वो डिक्रीज हुआ इस जगह पे। तो ये जो गैप अराइज हुआ, उसी गैप को हम लोग नाम देते हैं डिफ्लेशनरी गैप, और ईजी से डिनोट किया गया है। समझ गए? चलो, अब यहां पे देखना, डेफिशिएंट डिमांड के बारे में और कुछ बातें की गई हैं, कॉजेज दी रखी हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि यार एडी फॉल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में फॉल आने से ओवरऑल एडी कम हो गया, तभी ना हमारा डिफ्लेशनरी गैप बना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है हाउस होल्ड का, हो सकता है उसमें कमी आ गया, उसके कमी आने से तुमने कंज्यूम कम करा, तो एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली कम हो रहा है। कंज्यूम जब कम करोगे तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा ना। गवर्नमेंट हो सकता है कम खर्चा कर रही हो, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा हो, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग रही होगी, और साथ ही साथ इंपोर्ट बढ़ गया क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम लगने लगी। तो ये सारे 6 टोटल पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड होने के। अच्छा, अब माइंड में आ रहा हो कि भाई व्हाट इज एक्सेस डिमांड? मतलब जब यहां पे एडी ज्यादा हो जाए, एडी इज ग्रेटर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं क्या? बताओ भाई। उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, लेकिन इसमें होता है इन्फ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसको भी कर्व से समझेंगे। सबसे पहले यहां पे मैं तुम्हें समझा देता हूं, मैं पेन चेंज करके आराम से सुकून से समझाता हूं तुम्हें। 45 डिग्री लाइन कौन सा है भाई? दैट इज एएस कर्व। अब यहां पे मैं तुम्हें दिखाता हूं सबसे पहले, एक मिनट, ओरिजिनल लाइन जो था हमारा, ये लाइन, ये था हमारा एडी नॉर्मल C+1। यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, देख पा रहे होगे, क्योंकि यहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों मीट आउट कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, मेरा कर्व थोड़ा सा तिरछा बन गया, ऐसे कर्व ऐसे है। अब हुआ ये, डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो डिमांड ज्यादा हो रहा है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ यहां शिफ्ट हो गया, देख पा रहे होगे। तो ये जो गैप अराइज हो रहा है, इस गैप को नाम दिया जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों भाई, क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं वो तो बताओ। जैसे देखो, तुम्हारा एडी बढ़ गया तो उसकी वजह से तुम्हारा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ गया। हो सकता है तुमने ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया हो, तुम ज्यादा डिमांड करने लग गए।
गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही हो, सेम वही सारे रीजन जस्ट अपोजिट कर दो, किसके, डेफिशिएंट डिमांड वाले, सारा वही रीजन है, जस्ट अपोजिट चिपका देना है, बात खत्म। उससे ज्यादा यहां पे कुछ हमें याद ही नहीं रखना है। अब कुछ पॉलिसीज होते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कौन कौन से, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो हम लोग फिस्कल पॉलिसी को बाद में चर्चा करते हुए फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी को मैं दिखा देता हूं। वैसे ये सारी चीजें हम लोग मनी बैंकिंग में भी डिस्कस करेंगे। इसमें आ जाते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर में हमारा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, और क्वालिटेटिव में आ जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएशन, ये दो चीजें आ जाती हैं। तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए रहने देते हैं। फिस्कल पॉलिसी में क्या है, गवर्नमेंट के खर्चे हो गए और टैक्सेशन, इसके थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको हम लोग यहीं तक रहने देंगे क्योंकि इसको हम लोग को डिस्कस करना होगा अपने मनी बैंकिंग वाले चैप्टर में। तो इसको आज भर हम लोग यहीं रखते हैं। आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।